Welcome to Asiaone's first podcast series, where we bring you exclusive conversations with some of the brightest business leaders of our time. In each 30 to 45-minute episode, we dive deep into the minds of entrepreneurs, visionaries, and changemakers, uncovering their stories, insights, and the strategies that drive their success. Whether it's breakthrough innovations, leadership philosophies, or navigating challenges, our goal is to inspire, inform, and ignite your passion for excellence. Join us as we explore what it takes to lead, inspire, and thrive in today's dynamic business world. For our first podcast episode, we are thrilled to welcome Dr. J.C. Chaudhry, the founder of Akash Educational Services Limited and a strong advocate of numerology. Dr. Chaudhry, welcome to the podcast. Thank you. I would like to start by asking you about your early beginnings. You began your journey as an educator and then went on to build one of the most recognized brands in education, Akash Educational Services. What inspired you to take the leap from your government job to starting a coaching institute, and how did you envision Akash into growing what it is today? In fact, जॉब के अंदर हमेशा कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस में काम करना कभी-कभी अनकंफर्टेबल फील होता है. Right. मेरे अंदर का जो टीचर था वो सोचता था कि उसकी पोटेंशियल अभी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुई है और इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं अपना ही एक काम करूं जिसमें कि मैं अपने तरीके से उसको चला सकूं और उसको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बना सकूं. तो मुझे अपने पढ़ाने में कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था. 50% मेडिकल का सिलेबस मैं अकेला ही कराता था, तो बाकी 25% फिजिक्स करती थी, 25% केमिस्ट्री. तो आई थॉट कि लीव द जॉब एंड स्टार्ट विद द कोचिंग. तो ये एक तसल्ली दिल में थी कि अगर हम फेल भी हो जाते हैं तो कम से कम 2-4 ट्यूशन पढ़ा के वो तनख्वाह कमा सकते हैं जितनी तनख्वाह मिलती है. तो दैट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट विद द कोचिंग. तो इसलिए मैंने 12 बच्चों से एक गणेश नगर में 1988 में मैंने उसको शुरू किया. अभी इसी महीने ही उसका 38th एनुअल डे था, फाउंडर डे था. तो ये 38 साल पहले जो ब्रांड शुरू किया था तो उसमें धीरे धीरे सक्सेस हुई और आगे बढ़ गए. कल क्या होगा, फ्यूचर में कैसा ब्रांड बनेगा, ये किसी को पता नहीं होता. तो ये सब ऊपर लिखा होता है इंडस्ट्री के अंदर. हमारा काम तो सिर्फ काम करने का है, मेहनत करते रहे और अपने आप सब चीज़ें होती गई. That is how we built up the Akash. That's a great story. Great story. So coming to overcoming challenges that you faced, the road to success is often fraught with challenges. And would you like to share some of the major obstacles you faced in the early years of establishing Akash? टीचिंग लाइन के अंदर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल या चैलेंज टीचर्स होते हैं. अगर टीचर आपके पास अच्छे नहीं हैं और सही नहीं पढ़ाते हैं तो आपका सेंटर डूब जाएगा. Right. तो टीचर अच्छे मिलना एक चांस की बात है कि आपको अच्छे मिल जाएं. और मेडिकल इसलिए शुरू किया क्योंकि टोटल मार्क्स होते हैं उसमें 50% मार्क्स बायोलॉजी के होते हैं, तो वो मेरे कंट्रोल में थी. Okay. तो मैं सोचता था कि उसमें 50% मार्क्स जो मैंने पढ़ाने हैं उसमें बच्चों में 90% 95% ले आएंगे. अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और टीचर पढ़ाते थे तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप खुद उस सब्जेक्ट को नहीं जानते, फील्ड को नहीं जानते जिसमें आप बिजनेस कर रहे हैं, तो फिर आपका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है जी. और परेशान भी करते हैं. क्योंकि मैं अपना सब्जेक्ट जानता था, इसलिए लोग मुझे तंग कम नहीं कर पाए. किया भी थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसको मीट कर लिया. जैसे मान लीजिए उनको कुछ सैलरी बढ़वानी है, तो सैलरी बढ़ाने के क्या तरीके हैं. या तो पहले एब्सेंट होना शुरू कर देंगे या तंग करना शुरू कर देंगे. तो मैं प्रेशर क्रिएट करते थे, तो प्रेशर में मैं नहीं आया किसी के. तो हमारे यहाँ केवल फिजिक्स वाला घर बैठ गया, केमिस्ट्री वाला घर बैठ गया, अब कैसे चलाएगा, 4 सेक्शन है. तो मैं 4 सेक्शन इकट्ठा ही कंबाइन करके छत पे बिठा दरी पे और लगातार फिर 8-8 घंटे में पढ़ाता था. तो इसलिए वो मेरे को उस तरीके से जो सोचते थे कर रहे हैं, कर नहीं पाए मेरे से. तो टीचर का चैलेंज सबसे ज़्यादा चैलेंज है. और स्टूडेंट्स के अंदर जो है सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसिप्लिन का. आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद द स्टूडेंट्स आल्सो. डिसिप्लिन ठीक रखा और क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि
मेरा बिजनेस चलेगा वो मेरे रिजल्ट चलेगा। मेरे को रिजल्ट चाहिए, बच्चों को सिलेक्शन चाहिए। हम कितना ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा इनपुट देते हैं, अगर रिजल्ट बेकार है तो हम बेकार है। तो हमारी जजमेंट जो है, हमारी असेसमेंट जो है वो रिजल्ट के ऊपर होती है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो हमारा सब कुछ स्टूडेंट्स के हाथ में होता है। तो स्टूडेंट्स पे पूरी मेहनत करके उनको निकालना ही निकालना इम्तिहान में, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए टीचर को पता होना चाहिए कि इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए। तो उसी लाइन पे अगर वो पढ़ाता है तो डेफिनेटली बच्चों को लगेगा हर क्वेश्चन हमारे टीचर ने कराए हुए हैं। अगर वो पिछले साल का क्वेश्चन नहीं देखता, पैटर्न नहीं देखता और वैसे ही पढ़ाता रहता सिलेबस को, तो हो सकता है कि उससे बच्चे सेलेक्ट ना हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से काफ़ी लोग सीख सकते हैं काफ़ी कुछ। सो एज द लीडर ऑफ योर कंपनी who has inspired millions of students towards their dream, how would you describe your leadership style? And do you have any specific approaches or philosophies that you believe have been instrumental in managing and growing a vast educational institution? मैं समझता हूँ इंसान के अंदर डिसीजन लेने की पावर फास्ट होनी चाहिए, जो मेरे में ईश्वर की तरफ से कुदरती तौर थी। Within 2 minutes I could take decision of everything. उससे मेरा काम आसान हुआ और मैं जल्दी फैसले करता गया। और ये भी जो है एक तरह से मेरी मदर की वजह से। जब मैं छोटा था 4th क्लास में, तो उस टाइम मेरी मदर की डेथ हो गई। तो फादर हमारे सारा दिन अपना कमाने में लगे रहते थे, रोटी कमाने में। तो 7 भाई बहन थे हम। तो किसी के पास टाइम नहीं था किसी को देखने का। तो जैसा अपना दिल किया, समझ आई, वैसा काम कर लिया। तो शुरू से ही डिसीजन लेने की आदत अपने खुद पड़ेगी, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था। तो वो डेथ उस टाइम तो बड़ी बड़ी लगी, लेकिन उससे मेरी क्वालिटीज़ का अच्छी मेरे अंदर डेवलप हो गई। तो एक डिसीजन लेने की पावर फास्ट होती है। और दूसरा, इंसान को काम करते समय दब के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा एक्सप्लॉइट होता रहता है। मेरे दिमाग में ऐसा होता था, जब मैं दिल्ली आया था तो उस समय मेरे ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था। तो आज उससे ज़्यादा है, तो घबराना किस बात का है। जो डिसीजन लेना लो, अगर आप कन्विंस रहें कि डिसीजन अच्छा है, इट इज़ गुड, इट हैज़ गॉट वैल्यू, तो दीजिए, रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो इसलिए लोगों में ये इमेज बन गई कि यहाँ पर हम सब चुपचाप पढ़ा सकते हैं। अगर हमने सोचा कि 4 साल झुकाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, दे कुड नॉट सक्सीड। तो इसलिए वो एक रिस्पेक्ट भी पूरी बनी रही और काम भी ठीक तरीके हो गया, दैट्स थिंग। और तीसरी बात यह है कि जो हमें रोटी देता है वो कौन है? भगवान देता है थ्रू चिल्ड्रन, स्टूडेंट के थ्रू। स्टूडेंट हमारे गॉड है, ये मैंने सोचा। अगर गॉड की सेवा करोगे तो आप रिजल्ट अच्छा आएगा। तो स्टूडेंट्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट होल सिस्टम। तो इनके पेरेंट्स हमें भेजते हैं बच्चों को, बहुत उम्मीद लेके भेजते हैं लड़के और लड़कियों को कि वहाँ हमारा बच्चा डॉक्टर बन के आएगा, वहाँ उसको डिसिप्लिन अच्छा मिलेगा। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि इनके बच्चों की, लड़कियों की खास तौर से हिफाजत, सेफ्टी, सिक्योरिटी वो भी हो। कई बार मैं देखता था, हमारी जो पहली बिल्डिंग थी उसकी छत 8 फुट की थी। तो हर हफ्ते कोई ना कोई लड़की लड़का बीमार हो चक्कर खा जाता था, तो मैं उनको घरों में छोड़ के आता था। तो बच्चों के लिए काफ़ी डेडिकेटेड था। रात को 11 बजे मुझे डाउट पूछते थे, तो 11 बजे डाउट सॉल्व करता था, क्योंकि हमारा काम ही इनकी सेवा करना है और कोई काम ही नहीं। और जब आप दिल से पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आता है, भूलते भी नहीं फिर। तो इसके अलावा एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत ज़रूरी लाइफ में। जितना भी अच्छा पढ़ा लो, अगर बच्चा चार्ज नहीं है, मोटिवेट नहीं है, तो काम नहीं होता। पढ़ने का उसको ज़्यादा आप कितना पढ़ा लेंगे? उसके अंदर अगर एक फायर हमने लगा दी कि तुमने बनना है, ये करना है, तो फायर लगने से अपने आप काम शुरू करता है। तो आई हैड यूज्ड टू गिव डिलीवर मोटिवेशन लेक्चर एवरी वीक 2 टाइम or 3 टाइम टू डिफरेंट सेक्शंस। सो दैट रियली ब्रॉट गुड रिजल्ट्स। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसकी वजह से। तो ये बेसिक चीज़ ध्यान रखें। दैट्स ग्रेट। आपने बात करी द पावर ऑफ इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। सो इफ समबडी वांट्स टू डेवलप दैट, बिकॉज सब में आप में दैट्स ग्रेट दैट इट वाज नेचुरल। इफ समबडी वांट्स टू डेवलप दैट, हाउ शुड दे डेवलप इट? मैं समझता हूँ ये इनहेरेंट होती है और ये गॉड गिफ्टेड होती है, और कोई तरीका नहीं है कि इस पावर को डेवलप करें। तो और आदमी को अपने तरीके से उसको डेवलप करना चाहिए, किसी कहने से तरीके से फॉलो नहीं किया करना चाहिए। तो हर एक का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भगवान ने बनाया, तो जिसमें उनको लगता है कि हाँ ये मेरा स्टाइल ठीक है, उस स्टाइल को फॉलो करें। डोंट कॉपी एनीबॉडी,
मैंने भी किसी की कॉपी नहीं किया। वो जब आप ठीक काम कर रहे होते हैं आपको अंदर से आवाज़ आती है कि ये काम ठीक है, कर दो इसको। और ज़्यादा टाइम हम डिसीजन लेने में लगाएंगे तो ट्रेन चली जाएगी तब तक तो। Right, right. Okay. So now I would like to ask you about strategic growth. Akash Educational Services went from a small coaching center to a $1 billion acquisition by Byju's. Could you walk us through some of the strategic decisions you made along the way to facilitate this growth? ये प्रोसेस बैजू के साथ डील हुई है, उसमें मेरा बेटा आकाश काफ़ी इन्वॉल्व रहा है। तो मैं टॉक एंड चॉक के ज़माने का हूँ, चॉक पे पढ़ा हूँ। अब बच्चे आ गए हैं कंप्यूटर के टाइम में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। तो देयर हैज़ बीन लार्ज नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मीटिंग्स एंड उस मीटिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं हमारा फ़ायदा कहाँ ज़्यादा हुआ, वो सोचता है हमारा फ़ायदा कहाँ होता है। हम सोचते हैं कितने कैसे इसके चंगुल से आप बाहर आते हैं, वो सोचता है चंगुल में फंसाया कैसे जा सकता है। तो ये ब्रेन गेम चलता रहता है और फाइनली जो ईश्वर को मंजूर हुआ वो हुआ, उसके अंदर फाइनली डील हुआ तक। राइट। सो आपने बात करी अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन. So as the landscape continues to evolve, what do you believe the future holds for traditional coaching institutes like Akash? How do you see the education industry shaping in the next 5 to 10 years? कोविड के बाद कुछ नुकसान भी हुए इस इंडस्ट्री में, फ़ायदे भी हुए। पहले जो टीचर हमारे यहाँ पे या स्टाफ 7 दिन आता था, घर से काम नहीं कर सकता था। अब सबको गंदी आदत पड़ गई घर से काम करने की। स्टाफ वहाँ आना नहीं चाहता कॉलेज के अंदर। मैं समझता हूँ आना ज़रूरी है, क्योंकि आने से एक आदमी डिसिप्लिन में रहता है, कुछ अपने आप को और एनर्जेटिक फील करता है जाके। घर में तो वैसे भी केवल पड़ा रहता है, काम कर लिया नहीं किया। तो ये ऑनलाइन में ये नुकसान भी है और फ़ायदे भी हैं कि टाइम बचता है टीचर का और स्पेस भी कॉलेज का बचता है अगर नहीं आएंगे तो दोनों तरह से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी इस चीज़ के। और पहले मैं समझता था कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है बहुत अच्छी नहीं है। जो चीज़ मैं अपने सामने बिठा के समझा सकता हूँ, जो मैं फेस टू फेस होगा उसका मुकाबला नहीं। तो अभी भी मैं कहता हूँ ऑनलाइन में ये होता है कि काफ़ी बच्चों को एक समय पढ़ाया जा सकता है और वो भी इतना क्लोजली पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं कि लगता है जैसे टीचर सामने बैठा है। तो कोई फ़र्क नहीं आता ज़्यादा, 19-20 का फ़र्क है। लेकिन उसमें टीचर का टाइम बच जाता है, स्टूडेंट्स का भी टाइम बच जाता है। लेकिन वो जो पढ़ाने का मतलब केवल वो नहीं है कि आप उसको सब्जेक्ट रटवाते रहें। बच्चों के साथ कई बार पढ़ाते समय क्लास के अंदर जोक्स भी हो जाते हैं, कई बार एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और बच्चे हर वक्त कंप्यूटर बैठ के अपनी आंखें भी ख़राब करते रहते हैं, वो भी नुकसान हो रहा है सारा। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी नहीं हो पाती, बच्चे जो आते नहीं यहाँ पे, डिसिप्लिन भी नहीं रहता। बच्चा घर में बैठा हुआ डिसिप्लिन में थोड़ी बैठेगा। तो यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी। तो ये बुनियादी जो करेक्टर इंसान के होने चाहिए वो इंस्टीट्यूशन में डेवलप हो सकते हैं, वो घर पर नहीं होते हैं। तो आई फील कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एटीट्यूड के अंदर भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है। और फिर भी मैं सोचता हूँ कुछ दिन तो फिज़िकल एजुकेशन होनी चाहिए। मान लो हफ्ते में 3 दिन अगर बच्चे घर बैठ के ऑनलाइन करते हैं, 3 दिन उनकी ऑफलाइन हो। ख़ास तौर से जो डाउट क्लासेस होती हैं, जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, वो अगर सामने बैठा होगा तो समझाने में ज़्यादा आसान रहती है, ही विल फॉर मोर कम्फर्टेबल। तो डाउट क्लासेस और टेस्ट लेना है। अब टेस्ट घर में बैठा है, कॉपी कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं लगता। तो वहाँ आके टेस्ट देगा तो डिसिप्लिन देगा। तो टेस्टिंग सारी ऑफलाइन होनी चाहिए और जो बच्चों के डाउट्स है वो होनी चाहिए। लेक्चर जो पढ़ाने वाला काम वो ऑनलाइन के किया जाए, कोई नुकसान नहीं उसमें। Okay. Now I would like to ask you about numerology. You have a strong belief in numerology and have credited it with guiding many of your personal and professional decisions. Can you explain how numerology influenced your leadership and decision-making processes? And could you also share a specific instance where numerology played a pivotal role in a key business decision? मैं समझता हूँ काफ़ी डिस्कवरीज जो दुनिया में हुई हैं वो बाई चांस हुई हैं, सोच के नहीं की गई थी। न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा तो वो सोच के नहीं गया था एप्पल मेरे ऊपर गिर जाएगा, अचानक ही हुआ। तो जैसे सेरेंडिपिटी कहते हैं इसको, जब अचानक कोई चीज़ आती है। तो मैं भी ऐसे छुट्टियां थी हमारे बच्चों की स्कूल की,
थर्ड फोर्थ में पढ़ते थे, हम हरिद्वार गए, वहाँ मेरे ब्रदर ना रहते थे, मिलने गए। तो एक दिन वहाँ रहे, तो उसके बाद शाम को वो कहने लगे आओ आपको एक नई चीज़ सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे न्यूमरोलॉजी पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे उसको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, मुझे समझ आती ये सारी बातें। तो फिर रात भर मैं सोया नहीं, ना उसको सोने दिया। नेक्स्ट डे भी मैंने उसकी छुट्टी करा ली, तो पूरा दिन हम उसको अलग रहे। तो 12-18 घंटे में लगा रहा उसके साथ, और मुझे काफ़ी अच्छे समझ आया। फिर उसके बाद मैं लोगों की, चलते फिरते लोगों से बात करने लगा, उनकी न्यूमरोलॉजी करने लगा। तो मुझे इसमें काफ़ी इन्जॉयमेंट आती है। जब मैं पूछता हूँ ये तुम्हारे ये कैरेक्टर हैं, तो कहता हाँ जी काफ़ी मिलते हैं। तो मुझे लगता है मैं ठीक रास्ते पर चल रहा हूँ। अगर जम्मू ट्रेन में जा रहा हूँ, बाई चांस किसी आदमी का हाथ पे नाम लिखा हुआ है रमेश, तो उसकी कैरेक्टर बता दिए। उसको देख के फिर दूसरा आ गया, तो पता लगा कि जम्मू पहुँचते पहुँचते पूरी बॉगी को देख रहा था। तो कंप्लीट बॉगी कैलकुलेशन हो गई उसकी। तो मतलब मैं ट्रेन में, फ्लाइट में कहीं भी हूँ, तो मुझे शौक था कि इनकी कैलकुलेशन करो और पूछो इनसे क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा शौक इसमें काफ़ी अच्छा होता गया। फिर कॉलेज जब खोला तो कुछ फंडामेंटल्स होते हैं इसमें। तो जो जगह ले रहे हैं आप किसी काम के लिए, उसका जो एड्रेस होना चाहिए वो हमारी डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करना चाहिए। अगर वो एंटी हैं तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हर प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी उसमें देखा कि डेस्टिनी नंबर जो मेरा है वो उस प्रॉपर्टी के साथ मैच करना चाहिए। दैट वाज द वन रीज़न व्हाई आई गॉट सक्सेसफुल। और दूसरी बात जो है कि किस डेट को हमने कोर्स लॉन्च करना है, क्लास लॉन्च करनी है, वो डेट भी मेरे साइकिक नंबर से मैच करनी चाहिए। और फीस का स्ट्रक्चर जो रख रहा हूँ उसका टोटल सिंगल नंबर जो है वो भी मेरे साइकिक नंबर से मैच करना चाहिए। जो टीचर अपॉइंट कर रहा हूँ वो अपने आप में लकी होना चाहिए, उसका साइकिक डेस्टिनी नंबर लकी होना चाहिए, उसका कंपनी के नाम के साथ उसका साइकिक नंबर मैच करना चाहिए। तो ये पैरामीटर्स मैंने बना रखे थे जिससे मैं उनको सेलेक्ट करता था। और मेरे कॉलेज में करीब 92% जब मैंने ऑडिट किया तो लोग लकी थे। 7,000 लोग थे टीचर, तो 92% लकी थे। मेरा ये था कि 2 हाथों से मैं कितना काम कर सकता हूँ। अगर मेरे साथ काफ़ी हाथ ऐसे मिल जाएंगे तो मेरी रेजोनेंस बढ़ जाएगा और मेरी किस्मत को ऊपर ले जाएंगे। तो सक्सेसफुल भी हुआ इसलिए। तो हमेशा ही बिजनेस करना है तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी सब कुछ करती है, न्यूमरोलॉजी ऐसा कुछ नहीं करती है। करेगी तो आपकी मेहनत ही, और कोई नहीं है। लेकिन ये मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और एक बी भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। उसका सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी नहीं फॉलो कर रहा। मैं कर रहा हूँ तो मेरा सक्सेसफुल आ जाता है। तो न्यूमरोलॉजी एक कैटलाइजर की तरह हेल्प करता है और एक्सेलरेट करता है, बट इट इज़ नॉट द रियल रीज़न। रियल रीज़न इज योर हार्ड वर्क। तो इसलिए उसका खाली उस पर डिपेंड करना भी ठीक नहीं है। अपना हार्ड वर्क करिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी चांस जो है सक्सेस होने की काफ़ी बढ़ सकती है। तो इस तरीके से मतलब मैंने देखा कि न्यूमरोलॉजी के अंदर बेसिकली आप नंबर्स का ध्यान रखते हैं तो इट्स ऑल वे गुड। तो डिसीजन लेना है तो उस डेट पे लेना है जो आपकी डेट लकी है। अब जैसे मैं एक बार हरिद्वार से आ रहा था तो रास्ते में मुझे इंट्यूशन हुआ ऐसा कि घर पहुँचूँगा तो येलो कलर का लिफाफा मेरे घर पे लेटर बॉक्स होगा, और अगर उसमें 21 तारीख की डेट हुई तो मैं प्रिंसिपल सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो घर जब मैं पहुँचा देखा येलो कलर लिफाफा था, ऊपर जाकर डेट देखी 21 तारीख थी। तो मैंने वाइफ और बच्चों का मेरी सिलेक्शन हो गई प्रिंसिपल की। बोला इंटरव्यू अभी आया नहीं। मैंने आएगा लेकिन सेलेक्ट हो जाऊँगा। तो जिसको न्यूमरोलॉजी आती है तो उसमें इंट्यूशन भी आती है और उस इंट्यूशन से काफ़ी पता लग जाता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है ड्राइविंग कर रहा है, सामने ग्रीन लाइट है तो सीधा चला जाएगा, रेड लाइट है तो रुक जाएगा। तो यू कैन सी विच इज़ द रेड लाइट विच इज़ द ग्रीन लाइट। तो न्यूमरोलॉजिस्ट को पता होता है कौन सा समय अच्छा है कौन सा समय खराब है। अगर आदमी कलर ब्लाइंड है, उसको रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं पता, तो वो तो एक्सीडेंट मारता रहेगा हर वक्त। तो आम आदमी कलर ब्लाइंड है, उसको पता नहीं है, न्यूमरोलॉजिस्ट को पता है तो आज मेरा टाइम ठीक है, कलर ग्रीन चल रहा है तो मैं इन्वेस्ट कर दूँ, और रेड चल रहा है तो रुक जाता हूँ। तो दैट इज़ हाउ वी फाइंड कि न्यूमरोलॉजी के अंदर बेसिकली थर्ड आई डेवलप होती है, जिससे ये पता लगता है समय कैसा है आपका। समय ठीक हो और उस टाइम आप बिजनेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं तो नेचुरल रिजल्ट अच्छे आएंगे। और ख़राब समय में आपने कर दिया या ख़राब डेट पे कर दिया तो रिजल्ट उसके अच्छे नहीं आएंगे। तो इससे काफ़ी ये फ़ायदा मिला मुझे। That is amazing. Numerology is so interesting and clearly it gives results too if used wisely. So I would like to delve a little deeper into this.
You've built a legacy with Akash and have ventured into numerology on a global scale. How would you personally define success? And what has been the most fulfilling aspect of your journey as an entrepreneur and as a leader? सक्सेस होती है जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर उसको ठीक ढंग से कर दे तो सक्सेस हो जाती है। हमारे टीचिंग लाइन के अंदर सक्सेस क्या है? हमारा रिजल्ट, और कुछ भी नहीं है। Right. तो सक्सेस पर रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट आने के लिए आपको प्रिसाइजली सही चीज़ पढ़ानी चाहिए और जो रेलेवेंट है पढ़ानी चाहिए। कई बार क्या होता है कि टीचर पढ़ाना शुरू करता है चैप्टर को, ए से लेकर जेड तक सारा पढ़ाने की कोशिश करता है, और बाद में पता लगता है उसको पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया। और दूसरा टीचर जाता है कि इस चैप्टर में काम की बात कौन सी है, ये इम्तिहान में क्या क्या आ सकता है, वो आधे घंटे में वही चीज़ें करा के आता है। बच्चा कहता है ये आपको पढ़ाया सब कुछ आ गया, इसका पढ़ा कुछ नहीं आया। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ टीचर की सेंस होनी चाहिए। तो कई बार मैं टीचर को भी ट्रेनिंग देता रहता था कि कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है। सारा पढ़ाने की कोशिश मत करो, देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ हाउ आई फाइंड कि जो टीचर्स हैं उनकी हमारी ट्रेनिंग बहुत होती रही है हमारे, क्योंकि सेंटर पूरे हिंदुस्तान में थे, इतने टीचर अच्छे मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम IIT से, यूनिवर्सिटी से बीटा के लड़के इनको पकड़ लाते थे इंटरव्यू लेके, और 4th ईयर में इनका इंटरव्यू लेके फिर इनको 3 महीने ट्रेनिंग देते थे, अच्छे टीचरों से कराते थे। ट्रेनिंग करने के बाद वो लड़के इतने अच्छे हो जाते थे, कई बार हमारे एक्सपीरियंस टीचर को बीट कर देते थे। तो दिस इज हाउ हमारे 100 टीचर हमें एक बार मिल जाते थे, बिकॉज वी यूज्ड टू सेलेक्ट द बिल्कुल यंगेस्ट ब्रीड, और उनको लर्निंग कैपेसिटी भी अच्छी होती थी। तो टीचर का ये प्रॉब्लम है इस तरह सॉल्व हो गई। और जहाँ तक बात है कि अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो बच्चे शिकायत करके उसको निकलवा देते हैं। तो टीचर ने अगर सर्वाइव करना है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा इसे, अदरवाइज विल गो आउट। राइट। ये तो है नहीं गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें आप निकाल नहीं सकते। यहाँ तो आप बच्चों से फीडबैक ले लो, फीडबैक से पता लग जाता है टीचर ठीक नहीं है। अगर टीचर को फिर भी चलाते रहते हैं, इसका बच्चे नुकसान हो जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे, तो पर्पस ही क्या रह जाएगा। Okay. So now I would like to ask you for advice for the next generation of aspiring leaders. What advice would you give to them, the aspiring business leaders and entrepreneurs, especially those who want to venture into education? Are there any particular skills or mindsets that you believe are essential for being a leader in today's world? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर से क्या आवाज़ आती है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपको क्या लगता है कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, किस में एक्सपर्ट हूँ। तो वो चीज़ सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। बिजनेस हमेशा वो करो जिसमें आपको शौक़ हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, अदरवाइज वो बिज़नेस चलेगा नहीं। और हर बिज़नेस के अंदर एक कोई ध्यान रखें कि बिज़नेस में डिपेंडेंसी जो होती है कई बार बहुत परेशान करती है। मैंने हमेशा ये सोचा है बिज़नेस में 2 चीज़ों पर डिपेंड किया मैंने, एक अपने शोल्डर पे और एक गॉड पे। मुझे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा रहता था, और कई बार लगता मैं अकेला भी कर सकता हूँ, और दूसरा गॉड में कॉन्फिडेंस था। अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस करके, विश्वास करके कोर्सेज चालू कर देते हैं, बाद में भाग जाते हैं, तो फिर आप कुछ कहीं के नहीं रहते। तो इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, जो काम कर रहे हैं और फील करें कि यू आर द बेस्ट। जो आदमी शुरू करने के बाद 15 दिन बाद सोचने लग जाता है यार कहाँ फंस गया, तो ये तो काम करना ही नहीं चाहिए था, उसको सफलता नहीं मिलती। क्योंकि सफलता या फेलियर दोनों माइंड के अंदर है। ये जो थॉट इनकलकेट कर लोगे वैसे बन जाओगे। आप दिमाग में शुरू से एंड तक ये रखें, मैंने शुरू किया तो इसको ख़त्म करूँगा सक्सेसफुली, किसी कीमत पे मैं अपने आप को पीछे नहीं रख सकता। तो माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, हर वक्त जोश देना पड़ता है। कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं सक्सेसफुल लोगों की, लीडर्स की, उनमें से अच्छी बातें लेके अपने अंदर डालनी पड़ती हैं, तब जाके वो आदमी और कंटिन्यूसली काम कर सकता है। Okay, that is great advice. So now I would like to venture back into numerology. You are now focused on promoting numerology globally and have even initiated the idea of an international day of numerology. What is your ultimate vision for this initiative, and how do you see numerology contributing to personal and business growth worldwide? न्यूमरोलॉजी का पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ तो मैंने बताया दिया है कि डेट ऑफ लॉन्च देखनी चाहिए और एड्रेस देखना चाहिए और बाकी जो अपॉइंट करते हैं ध्यान रखना चाहिए।
बाकी न्यूमरोलॉजी का मैं समझता हूँ कि ये जो साइंस नंबर्स की है ये अद्भुत है। एक्चुअली देखा जाए तो हमें अभी नॉलेज पूरी है नहीं, हम स्टूडेंट हैं। मैं अभी भी 4 घंटे रोज़ पढ़ता रहता हूँ, तो कोई अंत नहीं है इसका जो है। और हर रोज़ ऐसा लगता है कल से हम बेहतर हैं। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, सारी ज़िंदगी आदमी लर्न करता रहता है, लेकिन जितना भी बेस्ट हो सकता है हम बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी बड़ा अफसोस होता है कि मैं बताया सारा ठीक, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ऐसा नहीं है। तो वो क्यों ऐसा नहीं है, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक वर्कशॉप करूँ 4-5 दिन का पूरे ग्लोबल लेवल पे, और उनको अपने आश्रम हमारा वहाँ बुलाएं, 4 दिन ट्रेनिंग दें, आपस में डिस्कशन करें, क्योंकि म्यूचुअली नॉलेज शेयर करने से ही हमारा भला हो सकता है। अगर एक आदमी को कुछ पता है आता है और वो कहता है मैं किसी को बताऊँगा नहीं, तो वो चीज़ उसकी डेथ के साथ चली जाएगी। जैसे हमारे ब्रदर लाए, हम उनको पूछते हैं, कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो कहता है ये तो इसका आंसर ये है। तो हमने कहा भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहता सारे गुरु सारे गुण थोड़ी बता देता है। तो मैंने कहा मैं तो जितना आता है सारा बताता हूँ और एक सब पढ़ के बताता हूँ। कहता तुम टीचर हो, तुम अपने अंदर कुछ रखते नहीं हो, सब बच्चों को दे देते हो, मैं टीचर नहीं हूँ। तो ये एटीट्यूड मुझे ठीक नहीं लगा बेसिकली, क्योंकि जो तुम्हारे को जितना भी आता है सबको दो, बढ़ती ऐसी चीज़ें, घटती तो है नहीं। तो हमारा ये फीलिंग है कि लाइफ के अंदर नंबर्स चीज़ तो बड़ी वंडरफुल है। अगर नॉलेज हो तो ये एक एक पल का बता सकता है क्या होने वाला है, इतनी से पावर है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस साइंस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट सर्टेन वेज जिससे कि ह्यूमन बींग्स का भला कर सकें। मैं 2 साल से परमुटेशन कम्बिनेशन नंबर से कर रहा हूँ कि कैंसर का इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग कैंसर से बहुत सफ़र करते हैं और काफ़ी परेशानी रहती है। तो अल्टीमेटली एक जो कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, मैं लगा हूँ। और 1-2 पैटर्न मेरे जो बने हैं वो ठीक बने हैं, और एक लड़की है जिसको मैंने नाम की स्पेलिंग चेंज कराई तो कैंसर उसका ठीक हो गया। उसने वीडियो भी बनाया कि जहाँ मेरे को कैंसर था 3 साल पहले वहीं का मैं रुक गया है, आगे नहीं बढ़ा है। तो मैं और भी केसेस में लोगों को लिखा है, लेटर लिखे हैं, तो 4-5 केस और स्टडी कर रहा हूँ। सब जिन कैंसर पेशेंट फ्री सर्विस कर रहे हैं, कोई चार्ज भी नहीं करते। अगर आप देखिए अगर कैंसर पेशेंट ठीक हो जाता है न्यूमरोलॉजी से, उसकी जो खुशी का ठिकाना सबसे ज़्यादा मुझे होगा, क्योंकि मैंने इसको ठीक किया है। तो ये एक सर्विस है कम्युनिटी के लिए। ऐसे डायबिटीज़ का और बीमारियों का भी अगर न्यूमरोलॉजी से इलाज मिल जाए, मैं कहता हूँ देश के लिए, वर्ल्ड के लिए ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। इतने मेडिसिन फार्मेसी में लोग खाते हैं दवाइयाँ, तो वो बचाई जा सकती हैं। तो मैं लगा हूँ इसके अंदर जब तक मैं हूँ, और तो मुझे काम ही कुछ नहीं है। तो रेगुलरली कोई आई डोंट डू एनी वर्क एक्सेप्ट न्यूमरोलॉजी, या जो मंदिर चलाना है, आश्रम चलाना है, उसी को चलाते रहते हैं। तो मेरी विश्वास पूरा है कि एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा जब मैं वर्ल्ड के लिए कुछ ऐसा कर पाऊँगा नंबर से, जिससे कि वो अपना खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी ज़रूरत नहीं डॉक्टर की भी। दैट इज़ माई सिंसियर एफर्ट्स। That is wonderful. That is wonderful. Sir, आप अपनी ऐप के बारे में बताइए. What do users find in it? What features are there, and what do they look forward to? Please repeat the question. It's about your app, sir, numerology app. What does it contain for the users? जो ऐप्स हमने बनाई है उसमें बेसिक चीज़ें आदमी अपने खुद निकाल सकता है। जैसे उसके नेम का नंबर क्या है, साइकिक नंबर या बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, पर्सनैलिटी नंबर क्या है, वो सारे खुद ब खुद निकाल सकता है। और कौन से नंबर उसके लकी हैं, कौन से लकी नहीं हैं, वो ही कैन हिमसेल्फ डू विद ऑल द थिंग्स। लेकिन उसके अलावा भी अगर उसको कोई डाउट लगता है तो वो हमारे यहाँ पर कंसल्टेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है, फिर उसकी डेट चुन सकता है किस दिन वो आना चाहता है। जो हमारी ब्लैंक डेट्स होती हैं उसको फिलअप कर देता है, और उसको बुला के फिर हम ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी चाहता है उसको कंसल्टेशन देते हैं। Okay. और अभी इस ऐप के अलावा जो दूसरा मैं प्लान बना रहा हूँ कि एक ऐसी ऐप बनाया जाए जिसमें जितना मेरे को नॉलेज है वो सारी के सारी वर्ड में वर्ड उसमें डाल दी जाए कम्प्लीटली, और उसमें और एडिशन किए जाए बहुत सारे, ताकि कोई भी इंसान कोई भी चीज़ पूछना चाहता है, एनी थिंग इन द माइंड वट एवर कम्स,
सब चीज़ों के जवाब मिल जाएं। तो उसमें 2 साल मुझे लगेंगे, क्योंकि उसमें करीब 11 करोड़ कम्बिनेशन आएंगे। इतने कम्बिनेशन के लिए मुझे टाइम चाहिए। आई एम ट्राइंग टू मेक दैट थिंग आल्सो। तो लेट अस सी कब ये कंप्लीट होती है उसके अंदर। Okay, sounds very interesting. I will be looking forward to it definitely. The next question is about your cultural influence. Coming from a traditional background, how has your upbringing and your cultural roots influenced your leadership style and business decisions? Are there any particular values that you've held on to that have shaped the way you run organizations? मैं समझता हूँ कि लाइफ में जो सक्सेस होती है विजिबल इनविजिबल दोनों फैक्टर्स की वजह से होती है। विजिबल फैक्टर्स तो ये होता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो विजिबल फैक्टर हैं, लेकिन जो पेरेंट्स अपने ब्लेसिंग्स देते हैं या कोई ब्लेसिंग्स और लोग जो अच्छे काम की देते रहते हैं, तो ब्लेसिंग्स के अंदर बहुत अद्भुत पावर होती है और वो आदमी को प्रोटेक्ट भी करती है और आगे सक्सेसफुल बनाती है। तो इसलिए हमेशा माँ बाप की पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो हमारी एग्जिस्टेंस उन्हीं की वजह से होती है, और चाहे वो गरीब हो अमीर हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ रखेंगे, आज दुनिया में आप लाए गए हैं तो आए हैं उन्हीं की वजह से आए हैं। तो अब आप सोचते हैं कि वो बूढ़े हो गए, उनको कुछ चीज़ समझ नहीं है, कोई बात कहो आजकल बच्चे कहते हैं तुम्हें क्या पता है, तुम्हारे टाइम में ये नहीं था, हमारे टाइम में आ गया। हर चीज़ माँ बाप को सोचते हैं कि ये कम जानते हैं, वो सोचना बिल्कुल गलत है। कम जानते हैं लेकिन वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने तुम्हें पाला है, पोसा है, सब कुछ किया तुम्हारे लिए। तो इसलिए पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जो सच बोलने की आदत डाल लें, क्योंकि झूठ जो होता है कभी ना कभी एक्सपोज ज़रूर होता है। सच को 10 बार रिपीट करते हैं, सच ही रहता है, झूठ नहीं बन सकता। तो जो आदमी सच बोलता है तो उसकी आत्मा बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, उसको डर नहीं होता कभी भी पता लग जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो सच बोलने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आई हैव सीन इन माई लाइफ कि सच बोलने के बहुत फ़ायदे हैं, और उसमें आदमी की सोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है इसके अंदर। और तीसरा जो है रेगुलरिटी के साथ काम करें। ये नहीं कि पहले 2 महीने कुछ नहीं पढ़ा फिर एक दिन बैठ के लगातार पढ़ते रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी एंड परसिस्टेंस 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में। कभी भी आप चाहते हैं कंपटीशन में आगे जाना है तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस 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 ही सिर्फ आगे ले जाती है, क्योंकि हमें इम्तिहान के अंदर कुछ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं और वो थोड़े समय के अंदर करना होता है, और थोड़े समय में करने के लिए आपको वो सब्जेक्ट बिल्कुल बहुत पानी की तरह रटा होना चाहिए। और इम्तिहान के अंदर जो कंपटीशन है वो एक नॉलेज का होता है, दूसरा स्पीड का होता है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, स्पीड नहीं है तो क्वेश्चन रह जाएंगे। अगर नॉलेज नहीं है, स्पीड अच्छी है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज एंड स्पीड दो वो शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन और एनीवेयर इन द लाइफ। So this is all. All right. These are very, very good, strong qualities, and I think everybody should have it. My next question is about legacy and philanthropy. As someone who has achieved immense success in life, how do you plan to give back to the society? Are there any philanthropic endeavors you are particularly passionate about, and how do you wish to be remembered for your contributions beyond business? हर आदमी की अपनी सोच होती है, हर आदमी को कुछ काम करके खुशी मिलती है। किसी को लोगों को रोटी खिला के खुशी मिलती है, किसी को बच्चों को फ्री पढ़ा खुशी मिलती है, किसी को कपड़े बच्चों को दे के खुशी मिलती है। एवरीबडी डिराइव सम प्लेजर बाय गिविंग सम डोनेशन और सम हेल्प अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। मुझे शुरू से माँ वैष्णो देवी पे विश्वास बहुत रहा है। जब मेरी मैरिज हुई तब से लेकर अब तक मैं हर साल, मेरे को 48 ईयर हो गए तो मैं जाता हूँ वहाँ पर, और मैं सोचता हूँ कि वो जो भी मांग के आते हो सब मिल जाता है। तो ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी लाइफ को निकाला है, और इसीलिए मैंने माँ वैष्णो देवी धाम बनाया 2012 में, और वो 131 फुट की माँ की मूर्ति बनाई वृंदावन के अंदर, और वहाँ पर करीब 10-12 हज़ार लोग हर रोज़ दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रे भी वहाँ मनाते हैं। तो ईश्वर देने वाला तो वही है। मैं तो सोचता हूँ हम लोग जितने भी हैं सब, हमारा रोल जो है भिखारी जैसा है। हर बार जाते हैं कुछ मांग के आते हैं, तो हम लोग भगवान को दे क्या सकते हैं, हम लोग खुद साथ में मांगते रहते हैं।
तो कई बार दिमाग में आता है कि हम तो बेगर्स हैं, वी आर नॉट गिवर, लेकिन मैं फिर तो ध्यान से सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ हम भी कुछ भगवान को दे सकते हैं। और वो क्या दे सकते हैं? धन्यवाद। कई बार हम धन्यवाद देते हैं भगवान को, तूने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, तो भगवान खुश होकर और भी ज़्यादा देता है। और अगर हम थैंकलेस हो जाते हैं कि किसी का मानते नहीं ऑब्लिगेशन को, या ये नहीं सोचते कि भाई हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं है बिल्कुल भी, जितना अच्छा ग्रेटिट्यूड होगा उतना हाई एल्टीट्यूड पे आदमी पहुंच जाता है। तो एल्टीट्यूड और ग्रेटिट्यूड हमारे अच्छे होने चाहिए, जिससे कि हमारा एल्टीट्यूड भी हाई होता रहे। तो आई फील कि गॉड जो है हर जगह प्रेजेंट है। कई बार हम ढूंढते रहते हैं मंदिरों में इधर उधर, लेकिन वो तो होता अपने अंदर ही है। फिर भी कई कमज़ोर, हम लोग कमज़ोर हैं, ताकतवर नहीं है, तो हमें मंदिर की मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है, किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो जो तुम्हें मिल रहा है आज की डेट में वो अल्लाह की वजह से मिलता है, गॉड की वजह से मिलता है। ये दिमाग में रहना चाहिए और अपने मेहनत के ऊपर खुशी होनी चाहिए, लेकिन प्राउड नहीं फील करना चाहिए। यू शुड नॉट फील मैं ही करता हूँ तो ये मैं वर्ड लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं ठीक नहीं है। मैं तो करने वाले वही हैं, गॉड ही हैं। अगर हमारे पेट में एक मान लो एयर बबल घुस जाता है, तो वो एयर बबल इतना दर्द कर देता है कि आदमी रोने लग जाता है। तो आदमी की ताकत क्या है? एक एयर बबल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर शोर किस बात का मचाया जा रहा है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। तो आई बिलीव दैट द ऑलमाइटी गॉड इज एवरीथिंग, और उसकी आप सेवा करें और अपना काम ध्यान से करें। वर्क के बिना तो कुछ होगा नहीं। कर्मा इज द बेस्ट थ्योरी ऑफ फॉर एवरीबडी। कर्म करोगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसकी ब्लेसिंग्स होती हैं तो आपको सफलता और ज़्यादा अच्छी मिल जाती है और दुख तकलीफ कम आती है। तो इसी सोच के साथ ही जब मैंने माँ वैष्णो देवी धाम बनाया, तो उस समय मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मेरा मन बहुत कर रहा था। मैंने शुरू किया, जैसे शुरू किया अगले महीने से फ्रेंचाइज मिलने शुरू हो गए। सबसे पहला नॉर्थ दिल्ली के अंदर फ्रेंचाइज दिया। तो जैसे जैसे मंदिर का काम आगे बढ़ता गया, फ्रेंचाइज बढ़ते गए, तो मैं बड़ा खुश होता था कि सब पैसे वही दे रही है, मेरे पास तो है ही नहीं। मैंने जाकर क्लास में पढ़ा के आ जाता हूँ, और शी नोज़ कि इस आदमी के पास पैसे नहीं है। अगर सेंटर ज़्यादा खुलवा दूँगी तो अपने आप ही पैसे मिल जाएगा और मंदिर पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं बीच में कई बार कहता भी था देवी को कि अब तेरे भरोसे पे हैं, अगर तूने चाहती है अपना मंदिर बनवाना तो हमारे सेंटर पर बढ़वा। तो मैं इसको भी तो बड़ी चिंता में मंदिर बंद नहीं होना चाहिए। तो शी विल हेल्प ऑटोमेटिकली, एंड शी डिड इट आल्सो। तो मंदिर में इतने सालों से हम जाते हैं और काफ़ी लोग मन्नतें मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो माता का जो मंदिर है, कई बार मेरे को 7-8 साल पहले ख्याल आया कि माता रानी की मूर्ति तो बना दी, अकेली बैठी हैं। इनके जो पति हैं महादेव, वो तो है नहीं, शी मस्ट बी फीलिंग लोनली। तो मेरे दिमाग में महादेव की मूर्ति यहाँ बनाते हैं, उनको भी इस्टेब्लिश करते हैं ताकि ये आपस में खुश रहें। तो ऐसा मेरे दिमाग में विचार आया, तो मैंने महादेव का धाम बनाने का सोचा। फिर मेरे दिमाग में आया कि वृंदावन में बना रहा हूँ जो कृष्णा की भूमि है, राधे कृष्णा के एरिया में अगर मंदिर बना और राधे कृष्ण की मूर्ति ना हो तो ये तो अधूरा काम हो जाएगा। यहाँ कृष्ण जी यहाँ खेलते रहें, उनके पैर यहाँ पड़ते रहें, तो इसलिए उनको उनकी मूर्ति बनाना ज़रूरी है। तो फिर मैं राधे कृष्ण धाम का सोचा बना लेते हैं। फिर अचानक एक शनि का सीरियल आया, शनिदेव का सीरियल आया। वो सीरियल में मुझे शनि की न्याय प्रवृत्ता बहुत अच्छी लगी। आई लाइक दिस गॉड वेरी मच। तो मैंने शनि का भी बना देते हैं। तो चारों धाम का भी प्लानिंग बनाया, और एक दिन अचानक पता नहीं मैंने दिमाग में आया कि नाम क्या रखूँ अब इस धाम का। तो मैंने अब 4 तो देवी देवता यहाँ हो गए हैं, तो इसका नाम 4 धाम रख देते हैं। तो 4 धाम की कंस्ट्रक्शन मैंने 2.5 साल पहले शुरू कर दी, और 2 महीने के अंदर वो कंप्लीट होने वाली है। और ये 10 एकड़ में करीब बनाई गई है। मैं उसको अकेला बना रहा हूँ, कोई डोनेशन नहीं ले रहा किसी से भी, अपने सामर्थ्य से टाइम लगा के बना रहा हूँ। और वर्ल्ड के अंदर मैं समझता हूँ वो सबसे बेस्ट पिलग्रिमेज होगा जहाँ पर लोग अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से लोग खुश हो जाएंगे। करीब 6 घंटे चाहिए 4 धाम को देखने के लिए पूरी तरह से। इट इज़ वेरी बिग एंड वेरी नाइसली मेड, एंड ऑल थिंग्स आर बीइंग डन विद द ग्रेस ऑफ गॉड वेरी नाइसली। और ये आने वाले टाइम में ये एक चीज़ ऐसी बनाई है जिसकी फाउंडेशन मैंने 500 साल की रखी है।
तो 500 ईयर तक तो ये कहीं नहीं जाता। और मेरे दिमाग में इंट्यूशन आती है कि मैं इस दुनिया से जाने के बाद दोबारा मैं लौट के इसी मंदिर में आऊँगा और पंडित बनूँगा यहाँ पे बैठ के। अजीब अजीब से मुझे इंट्यूशन आते रहते हैं कि यही मैंने आगे इसी मंदिर के अंदर बैठा जिसको मैं बड़े शौक से बना रहा हूँ, प्यार से बना रहा हूँ उसको जो है। तो ये वृंदावन के अंदर एक क्या वर्ल्ड के अंदर पूरा पिलग्रिमेज बहुत अच्छा बनेगा, जहाँ पर हम वहाँ पर योगा भी लोगों को सिखाएंगे, योगा के अलावा मेडिटेशन सिखाएंगे। वहाँ पर उनको ऑडिटोरियम जैन लेक्चर भी कर सकते हैं। रहने के लिए भी करीब 150 कमरे उन्होंने बनाए, वहाँ रहने के लिए भी बहुत सारे हॉल बनाए हैं फंक्शंस के लिए। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई और ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं अगर लोगों को अपने स्टाफ के लिए 4 दिन का 5 दिन का प्रोग्राम बनाते हैं तो वहाँ उनके रहने का जगह मिल जाएगी। और वहाँ पर जो स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर लेक्चर दिए जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोगों को लेक्चर दिए जा सकते हैं। तो आई फील दैट विल बी वंडरफुल डे इन माई लाइफ। वो एक मैं सोचता हूँ मेरी कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छी हुई जाते टाइम समाज को देने की। जो जो दिया जाए समाज ने दिया है सारा लौटा के चले जाएंगे और लेके तो कोई जाता नहीं है। तो इसलिए मेरी आदत है कि देने में ही मज़ा है, लेने में नहीं है। जो देता है वही देवता है, लेने वाला देवता नहीं कहलाता। और माता रानी के 8 हाथ हैं, हमारा 1 हाथ है। हम 1 हाथ से देते हैं तो 8 हाथ से लौटा भी देती है वो। तो इसलिए जितना ज़्यादा देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। यही सोच के मैं कभी देते समय गिनता भी नहीं क्या दे रहा हूँ, देखता भी नहीं क्या दे रहा हूँ, चलने दो जो चल रहा है ठीक है सब कुछ। तो आई बिलीव इन द गॉडेस एंड शी हैज़ ब्रॉट ऑल हिज क्लोजअप, जिनको जो लाइक करती है। महादेव तो उनके पति हैं, बाकी कृष्ण जी को लाइक करती हैं, शनि को भी लाइक करती हैं। तो ये पूरा ग्रुप बन गया है ताकि ये अपना आपस में एक दूसरे से बातें कर सकें, इंजॉय कर सकें और मुझे ब्लेस कर सकें। दिस इज़ व्हाट आई फील। Thank you so much, sir, for sharing all of your thoughts, all of your learnings over the years. This has been very insightful. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.